हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व विकास, जो कि हमारा वोकेशनल कोर्स है, जिसका कोड है V3PSY DVDEVT। तो इसका हम पूरा फुल वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि एक शॉर्ट वीडियो था, उसमें जो मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे उसके आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, जो कि सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी का आधार पाठ्यक्रम है। सॉरी, वोकेशनल कोर्स है, आधार पाठ्यक्रम नहीं है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। चलो शुरू करते हैं। इसका पाठ्यक्रम आपने पहले ही देख लिया है, और नहीं देखा तो फिर से एक और बार देख लीजिए। ये इसके क्वेश्चन रहे। इकाई 1 में इतने क्वेश्चन हैं अथवा में, और इकाई 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इकाई 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके आंसर हम बारी बारी करके देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जिसे भी क्वालिटी इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, वो अपने फ़ोन में यूट्यूब में जो सेटिंग होती है उसमें वीडियो में ही दिख जाएगी। उसकी क्वालिटी जो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। और मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है कि कौन से पीडीएफ है, क्या है। इसीलिए आप लोग वीडियो से ही सेटिस्फाई हो जाइए और इसी से पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति की परिभाषा दीजिए। अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। एक और अथवा क्वेश्चन है, मनोवृत्ति की सदाचरण व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्तियों के अध्ययन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग के समाज मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्तियों को मानव व्यवहार का केंद्र माना है। अतः समाज मनोवैज्ञानिक साहित्य में अभिवृत्तियों से संबंधित विवेचन की भरमार है। हम जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान का कार्य सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यक्ति के व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, बाहरी या प्रकट पक्ष और एक आंतरिक या अप्रकट पक्ष। इन दोनों पक्षों में आंतरिक पक्ष का महत्व अधिक है, क्योंकि व्यवहार का यही पक्ष हमारे बाहरी पक्ष का भी निर्धारण करता है। व्यवहार के बाहरी पक्ष का अध्ययन सरल है, यह साधारण निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक पक्ष का अध्ययन अपेक्षाकृत रूप से कठिन होता है, क्योंकि यह अप्रकट होता है। व्यवहार के आंतरिक पक्ष का संबंध व्यक्ति की अभिवृत्तियों से है, इसलिए समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्तियों के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में कई समस्याएं व्यक्तियों की संबंधित अभिवृत्तियों के ही कारण उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि की समस्याएं व्यक्तियों की अभिवृत्तियों के ही कारण उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित वर्ग के व्यक्तियों की अभिवृत्तियों को परिवर्तित करने की प्रविधियों का भी अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त अभिवृत्तियों की वैज्ञानिक माप भी समाज मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत की जाती है। स्पष्ट है कि समाज मनोविज्ञान में अभिवृत्तियों का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। अभिवृत्ति का अर्थ, अभिवृत्ति किसी घटना, व्यक्ति, आदर्श आदि से संबंधित पक्ष विपक्ष दोनों है। इसी कारण अभिवृत्तियों में रुचि, अरुचि, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल आदि सभी प्रकार के संवेग शामिल होते हैं। व्यवहार की दिशा अभिवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। अभिवृत्ति की परिभाषा, मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति शब्द को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। ऑलपोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक तथा स्नायुविक तत्परताओं से संबंधित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक तथा गयात्मक प्रभाव पड़ता है। और भी कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषा दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति की भूमिका समझाइए। अभिवृत्ति की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है? तो ये रहा इसका आंसर। अभिवृत्ति को व्यवहार से पूर्व की मनोदैहिक अवस्था या प्रवृत्ति के रूप में हमने समझा है। इस प्रकार की अन्य अवस्थाओं या प्रवृत्तियों द्वारा आदत, रुचियाँ, शील, गुण और मूल अभिप्रेरकों को भी अभिवृत्तियों का नाम दिया जाना चाहिए। अभिवृत्ति इन सभी विशेषताओं से अलग प्रवृत्ति है। आगे दी गई विशेषताएं में इसकी प्रकृति को समझने में सहायता मिलेगी। अभिवृत्तियों में व्यक्तित्व वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्तियाँ अर्जित होती है। अभिवृत्तियाँ तत्परता की अपेक्षाकृत स्थायी अवस्था है। अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है।
संबंधित उद्दीपनों के अनुरूप ही अभिवृत्तियों की संख्या असीमित होती है। अभिवृत्तियों का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक तक फैला होता है। प्रश्न 1 है, अभिवृत्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? अभिवृत्ति के मुख्य घटक कौन से हैं? अभिवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अभिवृत्ति के निर्माण के सामाजिक घटक लिखिए। तो इन सभी 4 क्वेश्चनों का आंसर ये 1 है। अभिवृत्तियों का निर्माण ब्रिक्ट के अनुसार मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित तत्वों के द्वारा होता है: सामान्यकरण, विभेदकरण, तीव्र संवेगात्मक अनुभूति, अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति को ग्रहण करना, पूर्वाग्रह, अनुभूतियों और संवेगों का निर्णय, अचेतन उत्तेजना, लक्षणपथ प्रक्रिया, बचपन के विस्तृत अनुभवों का प्रभाव। प्रश्न 2 है, अभिवृत्तियों के प्रकार दीजिए अथवा नकारात्मक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति क्या है? इन 3 क्वेश्चनों का आंसर ये रहा। अभिवृत्ति के प्रकार निम्नलिखित है: विशिष्ट अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार तथा संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है, विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे एक छात्र ने अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व श्रद्धा का भाव पाया है, वह उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाई। ठीक है। सामान्य अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार आदि के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है, वह सामान्य अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे घड़ियों के विषय में अभिवृत्ति, राजनीतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण या रेल दुर्घटनाओं के प्रति अभिवृत्ति आदि। अब बारी है नकारात्मक अभिव्यक्ति की। जब हमारा दृष्टिकोण किसी वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता या हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार जब हम किसी राजनीतिक पार्टी, प्रक्रिया, जाति, स्थान या व्यक्ति से घृणा करते हैं, उनसे निराश होते हैं, उनमें अविश्वास रखते हैं तथा अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं, वह नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। सकारात्मक अभिवृत्ति, जब किसी व्यक्ति, विचार या घटना से या संस्था आदि की उपस्थिति में सुखद लगती है, जब उसके प्रति हमारी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है तथा जब हम उसके पक्ष में बोलते हैं, तब हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, विचार, धर्म, प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखते हैं, उसे पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं तथा उसके अनुकूल अपने को समायोजित करने की चेष्टा करते हैं, वह हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। मानसिक अभिवृत्ति, मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। इन्हें अनेक क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं, जैसे सौंदर्य अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अभिवृत्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, अभिवृत्ति के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। मानव व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अथवा अभिवृत्ति इस किसी घटना, व्यक्ति, आदर्श आदि से संबंधित पक्ष विपक्ष दोनों है। इसी कारण अभिवृत्तियों में रुचि, अरुचि, अच्छा, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल आदि सभी प्रकार के संवेग शामिल होते हैं। व्यवहार की दिशा अभिवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। मानव व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव, तो इसको देख लेते एक बार। सामाजिक अभिवृत्तियां मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भाग लेती है। मनुष्य का व्यवहार उसके आंतरिक विश्वासों, धारणाओं तथा निर्णयों से प्रभावित होता है। ये सब मनुष्यों की व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति अभिवृत्तियों से प्रभावित होते हैं, उन्हीं से प्रेरक शक्ति मिलती है। अतः अभिवृत्तियों का व्यक्ति से सामाजिक व्यवहार या प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। अभिवृत्ति तथा विश्वास का घनिष्ठ संबंध है। क्रेचफील्ड के शब्दों में, एक विश्वास व्यक्ति की दुनिया के किसी पहलू के बारे में प्रत्यक्ष और विचारों की स्थायी संगठन है। व्यक्ति के विश्वास सदैव वैज्ञानिक नहीं होते, हालांकि ज्ञान विश्वास में सहायक होता है, परंतु ज्ञान के अलावा मतों से भी विश्वास बनते हैं। विश्वास वास्तविक भी हो सकते हैं और अवास्तविक भी। कभी कभी विश्वास का आधार आस्था भी होती है, जिनमें प्रमाण न मिलने पर भी व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करने लगता है। जब कोई अभिवृत्ति विश्वास पर आधारित होती है, तो विश्वास को अभिवृत्ति का ज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। इसकी कुछ डिटेलिंग है नीचे, वो पढ़ लेना आप लोग। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। मनोवृत्ति मापन के विविध पैमानों का वर्णन कीजिए अथवा अभिवृत्ति आकलन की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है। उत्तर देखते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को मापने हेतु विभिन्न विधियां निकाली हैं। मुख्य विधियां निम्नलिखित है। मत मापदंडों में जैसे कि
इनके नाम से स्पष्ट है। मत के माप के संबंध में हमारे जो मत होते हैं उनके विश्लेषण से उस व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति हमारी अभिवृत्ति को जाना जा सकता है। अतः मनोवैज्ञानिक तरह तरह के से विशेष वस्तुओं, व्यक्तियों या समस्याओं के प्रति व्यक्ति के मतों पर का पता लगाने के लिए मापदंड बनाते हैं। इन मापदंडों में रचना की विधियों तथा प्रकारों का अंतर होता है, परंतु सभी मापदंडों का उद्देश्य स्वीकार की एक सीमा से नकार की दूरी सीमा तक फैलाए मापदंड के व्यक्ति की स्थिति को निश्चित करना है। और इसका डिटेल है वो भी पढ़ लेना आप लोग। विभिन्न मापदंड, इसमें मापदंड देख लेते हैं। थर्स्टन मापदंड रचना विधि, लिकर्ट मापदंड रचना विधि, गटमैन मापदंड रचना विधि, ये 3 मापदंड हैं। उपरोक्त विधियों के अलावा समाज मनोविज्ञान के में बोगार्डस मापदंड, रैंक ऑर्डर मापदंड तथा पेयर्ड कंपैरिजन विधि द्वारा आदि भी महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था मत मापदंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मूल्यांकन मापदंड। अभिवृत्तियों के माप की दूसरी विधि मूल्यांकन के लिए प्रदत्त या अध्ययन सामग्री को निम्नलिखित साधनों से एकत्रित करता है। अशाब्दिक व्यवहार जैसे रीति रिवाज को मानना या न मानना, शाब्दिक व्यवहार जैसे सहमति अथवा असहमति प्रकट करना, गौण अभिव्यक्ति करने वाले सूत्र जैसे मुखाकृति, गले की ध्वनि आदि, चिकित्सात्मक साक्षात्कार, निजी लेख जैसे आत्मकथा, पत्र, डायरी आदि, प्रक्षेपण प्रविधियाँ जैसे स्याही धब्बा विधि, ठीक है। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण ऐसा कुछ है, ठीक है। तात्कालिक अनुभव जैसे व्यक्ति के भाव, विचार, प्रत्यक्षीकरण आदि। मूल्यांकन मापदंड स्थूल रूप से 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष विधि का एक उदाहरण रैंक पद क्रम मापदंड है। निरपेक्ष विधि का उदाहरण जनसंख्या प्रतिशत मापदंड है। मूल्यांकन मापदंड के प्रकार, चलो मूल्यांकन मापदंड के प्रकार देखते हैं। रैंक पद क्रम मापदंड, जनसंख्या प्रतिशत मापदंड, परोक्ष मापदंड, ये थर्ड पॉइंट है, परोक्ष मापदंड, ठीक है। अभिवृत्ति मनोवृत्ति की बीमाएं, दिशा, तीव्रता, स्थिरता, व्यक्तिगत तथा सामान्य प्रदर्शन। अभिवृत्ति मापन की विधियां, व्यवहारिक विधि प्रविधियां। ठीक है, जो अभिवृत्ति मापन की जो विधियां है उसमें हमारे पास कितनी प्रकार की विधियां हैं? 2 प्रकार की विधियां है, ठीक है। ये रही है, जिसमें फर्स्ट है व्यवहारिक प्रविधियां और सेकंड है मनोवैज्ञानिक प्रविधियां। व्यवहारिक प्रविधियां में प्रत्यक्ष प्रश्न विधि होती है, जिसमें आमने सामने से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछते हैं। व्यवहार के प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं व्यवहार का। मनोवैज्ञानिक प्रविधियों में फर्स्ट है थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि। इस विधि का विकास सन 1972 ईस्वी में थर्स्टन ने किया। थर्स्टन ने युग्म रूप से कुछ कथनों की सूची तैयार की और छात्रों के से प्रत्येक जोड़े में दिए गए कथनों में से उसकी सहमति किसके साथ है या उसकी असहमति किसके साथ है यह जानने का प्रयास किया गया। इस विधि में प्रत्येक कथन को किसी अन्य कथनों के साथ जो उसको जोड़कर युग्म तैयार किया गया। साथ ही समस्त जोड़ों के संबंध में उनकी सहमति या असहमति पूछी जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति को एक ही समय में 2 कथनों के जोड़े के रूप में विभिन्न मिश्रणों के साथ तुलना करनी होती है तथा व्यक्ति को दोनों कथनों के प्रति अपना निर्णय देना होता है। अतः अभिवृत्ति मापन की यह श्रेष्ठ विधि है। कौन सी? थर्स्टन युग्म तुलनात्मक विधि। एक सेकंड पॉइंट है थर्स्टन या चैव की समदृष्टि अंतर विधि। इस विधि में कुछ कथन ऐसे होते हैं इस विधि में कुछ कथन होते हैं किंतु उनकी संख्या अधिक होती है। कथन जोड़ों में न होकर स्वतंत्र रूप से होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल तथा तटस्थ स्थिति की सहमति पूछी जाती है। यह सहमति या असहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण अपनी मापनी पर पूछी जाती है। लिकर्ट योग निर्धारण विधि। इस विधि का लिकर्ट ने प्रतिपादन किया। उन्होंने देखा कि थर्स्टन तथा चैव की समान उपस्थिति अंतराल विधि में समय कम या बहुत अधिक लगता है। साथ ही इसमें
पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यह काफ़ी कठिन कार्य है, तो लेकार्ट ने एक सरल विधि का निर्माण किया। इस विधि में भी निर्धारण मान का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें निर्धारण मान 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 बिंदु ही रखे गए। पूर्णतः सहमति, सहमति, अनिश्चित असहमति, पूर्ण असहमति। सफीर क्रमबद्ध अंतर्विधि। सेकंड पॉइंट है गटमैन स्केलांग्राम विधि। इसका देख लेते थोड़ा सा डिटेल। गटमैन ने सर्वथा एक नई विधि का प्रतिपादन किया है। इस विधि में भी कथनों को जोड़ों में दिया जाता है। सहमति की मात्रा जितनी अधिक होगी, अभिवृत्ति अंक उतने ही अधिक होंगे। ठीक है। एडवर्डस एवं किलपैट्रिक भेदबोधक मापनी विधि। इस विधि का सन 1948 में एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक ने प्रतिपादन किया। यह विधि भौतिक रूप विधि नहीं है, वरन इसमें उपलब्ध समान विधियों को मिलाकर एक नया रूप प्रस्तुत किया है। इस विधि को प्रमुख रूप से समान उपस्थिति विधि तथा भेदबोधक मापनी विधि कहते हैं। ओस गुड सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि। सेकंड पॉइंट है रेमर्स की मास्टर टाइप मापनी। रेमर्स ने अनुकूलता के घटते हुए क्रम में अभिवृत्ति मापन की मास्टर टाइप मापनी की रचना की। अभिवृत्ति मापनियों की विशेष विश्वसनीयता एवं वैधता, रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एटीट्यूड स्केल्स। अधिकांशतः अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता का सम रूपांतरण तथा सम विषय प्राप्तांक विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता में काफ़ी अंतर दृष्टिगोचर होता है। कुछ की मध्यांक विश्वसनीयता 70, कुछ की 60, कुछ की 50 से भी कम ज्ञात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिवृत्ति मनोवृत्ति के कार्य लिखिए। तो ये कुछ है। अभिवृत्ति अर्थ का निर्धारण करती है। मनोवृत्ति परस्पर विरोधी कथनों का समाधान करती है। मनोवृत्ति तथ्यों को संगठित करती है। मनोवृत्ति तथ्यों का चयन करती है। समायोजन कार्य, ईगो प्रतिरक्षात्मक कार्य, मूल्य व्यंजक कार्य, ज्ञान कार्य। प्रश्न नंबर 3 अभिवृत्ति फिर से यही क्वेश्चन आ गया है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है मनोवृत्ति की रचना किस प्रकार होती है। अभिवृत्ति की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। ये दूसरा क्वेश्चन था। तो यह मनोवैज्ञानिक तत्व, पारिवारिक तत्व, पीयूर, समूह, पड़ोस, आदर्श, सामाजिक तत्व, संस्थानात्मक तत्व, आर्थिक तत्व, राजनैतिक तत्व, समूह संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिवृत्ति रचना तथा परिवर्तन के सिद्धांत दीजिए। अभिवृत्ति परिवर्तन का संतुलन का सिद्धांत लिखिए। कॉग्नाइटिव डिसोनेंस का सिद्धांत क्या है। अभिवृत्ति परिवर्तन का कार्यात्मक सिद्धांत समझाइए। तो ये रहा इसका आंसर डिटेल में। इसके हम पॉइंट बस पढ़ लेते हैं। कॉग्नाइटिव अनुकूल सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, करुणात्मक कॉग्नाइटिव अनुकूलन का सिद्धांत, कॉग्नाइटिव डिसोनेंस का सिद्धांत, और सेकंड पॉइंट है कार्यात्मक सिद्धांत, सामाजिक निर्णय का सिद्धांत। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। और उसके बाद है अभिवृत्ति मनोवृत्ति की का माप। हमने ये बताया कि मनोवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करती है। मनोवृत्ति में परिवर्तन से व्यवहार का संतुलन अनुसार अनुमान लगाना असंभव हो जाता है, परंतु प्रबंधकों को कार्य पर कर्मचारियों के व्यवहार को समझने के लिए मनोवृत्ति की सीमाएं का जानना आवश्यक है। इसका एक तरीका मनोवृत्ति का माप करना है। विस्तृत रूप से मापन नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को संख्या देना है। मनोवृत्ति को मापने के कई तरीके हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। स्व प्रतिवेदन, अप्रत्यक्ष परीक्षण, प्रत्यक्ष निरीक्षण तकनीक, मनोविज्ञान प्रतिक्रिया तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय लिखिए। और भी क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट दिया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हो।
ये कुछ पॉइंट दिए गए हुए हैं, ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। सकारात्मक सोच प्राप्त करने के तरीके, अपने रवैयों पर नियंत्रण रखना, ध्यान करें, सकारात्मक सोच करने वाले व्यक्तियों से मिले, अपने लक्ष्य पर टिके रहे, अपनी मानसिक रचना में बदलाव लाए, अपने स्वभाव पर सवाल उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तित्वों के बीच अंतर लिखिए। सकारात्मक सोच एवं चरित्र, सकारात्मक सोच एवं सामाजिक प्रभाव, सार्वजनिक वातावरण का प्रभाव, जीवन पर प्रभाव, भाग्य पर प्रभाव, आध्यात्मिक परत पर प्रभाव, स्वयं में सकारात्मक दृष्टि की शक्ति, निम्नलिखित गुणों के मूल्यों को विकसित कर की जा सकती है। आशावादी सोच, आत्मविश्वास, क्षमताओं की पहचान, उत्साह व एहसास, अनवरत परिश्रम, समय प्रबंधन, दृढ़ विचार, चुनौती स्वीकार, इच्छा शक्ति की प्रबलता, जिम्मेदारी जिम्मेदारी स्वीकारना, स्वानुशासन और आम चिंतन पर मतलब आम चिंतन व आत्म साक्षात्कार, एकाग्रता, तनाव मुक्ति, नेतृत्व एवं नायकत्व, आत्मसम्मान, अभिवृत्तियों का परिवर्तन, अनुकूल अभिवृत्ति परिवर्तन, प्रतिकूल अभिवृत्ति परिवर्तन। इकाई 2 है हमारा व्यक्तित्व विकास के कौशल। इसके भी क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी जल्दी। बौद्धिक एवं व्यक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल, व्यक्तिक अभिवृद्धि कौशल, अभिव्यक्तिपरक कौशल, परावर्ती मननात्मक कौशल, व्यक्तिक कौशल, प्रेक्षण कौशल, विशिष्ट कौशल। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा कौशल का अर्थ एवं प्रकाश पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रधान कौशल, गौण कौशल। एक और क्वेश्चन आ गया, इसका भी पढ़ लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाचन कौशल का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, संचार कौशल के प्रकार को उदाहरण से समझाइए। संचार कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है। 9 है, संचार कौशल का महत्व लिखिए। सामंजस्य कौशल विकास पर नोट लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, छात्रों के व्यक्तिगत विकास का अभिप्राय बताइए। छात्रों के व्यक्तिगत विकास के पक्षों को सरलीकृत करने वाले दृष्टिकोण अथवा अन्य आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान कौशल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि वोकेशनल कोर्स है हमारा, उसकी सारी पीडीएफ, एक भी पेज नहीं छूटे हैं, सारा मैंने ये अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है, और कुछ भी लगेगा तो मुझे मैसेज कर देना। मैं बस पीडीएफ नहीं दे पाऊँगी, इसकी क्वालिटी बुला के देख लीजिए।